जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आज भी 30 क्वेश्चन हैं वर्णमाला से। आज तक वर्णमाला चैप्टर से हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो रहे थे, आगे दूसरे चैप्टर से होगा। उम्मीद है आप क्लास में अधिक से अधिक सहयोग देंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण है बा, जा, हा, सा। अघोष क्या होता है आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, लेकिन फिर भी आज अभी जान लीजिए फिर से। अघोष, तो अघोष के अंतर्गत पहला दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण आता है और तीनों सा आता है। अब इसमें से आपको देखना है कि पहला और दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सा मिल रहा है तो सा हो जाएगा। अगर बा देखें तो पा, फा, बा। बा कैसा है? तीसरा वर्ण, और जबकि पहला और दूसरा होना चाहिए। जा कैसा है? तीसरा। हा कैसा है? हा उसमें, लेकिन हा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा होता है, कंठ होता है, तालु होता है या दंत होता है? जो का वर्ग होता है वह कंठ से बोला जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आप कमेंट में बताइएगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होते हों आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? ढा, ज्ञा, ण और ड़ा। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर ज्ञा है। क्या है? ज्ञा है। जबकि अगर देखें तो जो ज्ञा दिया गया है यह संयुक्त व्यंजन है और किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, यह भी आप देख लीजिए। जैसे पढ़ते हम इसे ज्ञा है, लेकिन ज्ञा इसे नहीं पढ़ा जाता, ज्ञा पढ़ा जाता है। कैसे? यह अधूरा जा यानी आधा जा और इया से मिलकर बनता है। अगर पढ़ें तो जा को ज और इया को इन, तो ज्या पढ़ा जाता है। हम पढ़ते क्या है? ज्ञा। तो जो ज्ञा है यह जा और इया से मिलकर बनता है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दंत वर्ण नहीं है, इसका चयन करना है। अब दंत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग आता है। कैसा? ता वर्ग आता है। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, ता है, था, दा है, धा, ना है। तो ये तीनों क्या हो गए? दंत वर्ण हो गए। लेकिन लिखा क्या है? टा। टा जो है वह दंत नहीं होता है, दंत वर्ण नहीं होता है। कैसा होता है? मूर्धा कहते हैं या मूर्धन्य कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा वर्ण अमानक वर्ण है? खा, घा, झा, भा। तो यहाँ पर आपको अमानक वर्ण का चयन करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई है, क्योंकि ये सभी मानक वर्ण ही हैं। क्या? मानक वर्ण ही हैं। यहाँ पर झा नहीं होगा। क्या होगा आपको यह देखना है। यहाँ पर क्या था? भा,
और इस प्रकार से था, यानी आधा भा और उसी में का समाहित होता है। तो ये जो वर्ण है वह सिंगल रहता है। तो कैसे? तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह अमानक वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? देखिए, छा भी एक संयुक्त व्यंजन है, तभी तो किसी न किसी वर्ण के योग से बनता है। तो आपको बताना है कि छा किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है? का, शा, का, चा, का, छा, का, शा। तो जो छा होता है वह का और शा से मिलकर बना होता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें स्वर की कितनी संख्या है? 10, 11, 12, 13। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने? 11 स्वर हैं। जो अंग और आहा होते हैं, इन दोनों को मिलाकर 13 होते हैं, लेकिन ये स्वर न होके अयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा स्वर नहीं है। आ एक स्वर है, ऊ एक स्वर है, ऐ एक स्वर है, लेकिन जा जो है वह व्यंजन है। क्या? जा व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? यहाँ पर देखना है कि टा वर्ग का सदस्य ना हो। ठा, ढा, ड़ा ये सभी क्या हैं? टा वर्ग के सदस्य हैं, लेकिन घा नहीं है। घा किसका है? का वर्ग का है। किसका? घा का वर्ग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? हमें बताना है कि पश्च स्वर है। जब हम जीभ के आधार पर बांटते हैं तो 3 भागों में बढ़ता है। कौन सा? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पश्च स्वर है। अब पश्च स्वर क्या है? आ, बा, जा और ढा। जो पश्च स्वर है वह आ हो जाएगा। ऑप्शन आपको नहीं भी पता होगा तो भी हो जाए, क्योंकि बा, जा, ढा ये क्या है? ये सभी व्यंजन है तीनों। ये तीनों क्या है? व्यंजन है। और पूछा स्वर के बारे में जा रहा है, तो ऑप्शन ही केवल एक ही है, आ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। अब खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त स्वर कैसे बनाया जाएगा? कि खड़ी चौपाई को हटाकर। कैसे? खड़ी चौपाई को हटाकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब विसर्ग से बना स्वर कौन सा है शब्द, यह बताना है। अध, निह, स्पृह, द्वित्व, क्या है? द्वित्व, थोड़ा सा। देखिए अब विसर्ग किस में है? निह स्पृह में ही विसर्ग है। तो निस्पृह शब्द विसर्ग से बना हुआ शब्द है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? अब आपको देखना है कि स्वर है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी में ही देखना है। ऐ, ला, का और ली। तो जो ऐ है यह स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या आप एक बार फिर से देख लीजिए। या, रा, ला और वा। संख्या पूछी जाए तो 4 संख्या होती है।
और यहाँ पर देख रहे हैं केवल या दिया गया है, तो या जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत, मूर्धा, दंत या कंठोस्थ। देखिए ओ को पूछा जा रहा है तो ओ के बारे में ही बताना है। अब ओ कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। क्या? ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होगा। और ओ जो है यह संयुक्त स्वर भी होता है, यानी दो स्वर से मिलकर बना होता है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ओ किन किन दो स्वरों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो चा है और छा है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो जो चा और छा है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। अगला है क, ग, जा। ये का में रा जो लगा है, रा नहीं है, ये नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है, जिस प्रकार गा और जा में लगा है। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषा की हैं? तो आप सभी जानते हैं जहाँ पर नुक्ता होता है यह अरबी फारसी की है। किसकी? अरबी फारसी की है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। अब ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें तालब हो। दा जो है दंत से है, टा जो है मूर्धा से, तो पहला ऑप्शन गलत। चा, छा, जा, झा, ये ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही हो जाएगा। यह जो है तालव्य से होता है। ता, था, दा, अगर यहाँ धा होता तो क्या हो जाता? दंत हो जाता। फिलहाल हमसे तालब पूछा गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इस बार हमसे घोष पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब हमें ये भी जानना है कि घोष कौन कौन से होते हैं, तभी तो आप जानोगे घोष कौन सा नहीं है। अब घोष वर्ण कौन से होते हैं यह जानना है। तो घोष वर्ण के अंतर्गत 3, 4, 5, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। और क्या आता है? सभी स्वर भी घोष के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा आता है। और इसके अंतर्गत हा भी आ जाता है। क्या? हा भी आ जाता है। तो आपको देखना है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ना हो, स्वर ना हो और अंतस्थ व्यंजन या हा ना हो। तो यहाँ पर रा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये घोष होता है। ला भी घोष होता है। अब देखिए तीसरा टा, ठा, डा, डा क्या है? तीसरा वर्ण, ये भी होता है। बचा क्या? ता, ये क्या है? पहला। तो यानी ता जो है वह घोष के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में री स्वर नहीं है? अब आपको ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें री ना हो। देखिए कृपा का में री है, यहाँ पर कृष्ण का में री है, दृष्टि दा में री है, लेकिन आज में क्या है? आज में री नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? क्या? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन्हें कहते हैं? स्वर के बाद में आने वाले नासिक ध्वनियाँ। ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ये तो नहीं होता। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। देखिए जैसे मान लीजिए सन,
जय, संजय लिखा गया। यहाँ पर क्या है, जो बिंदी है वह अनुस्वार का कार्य कर रही है, लेकिन सन यानी सा के बाद आया है। अब सा अगर देखें तो सा में आ जो है वह समाहित होता है, यानी कोई भी अनुस्वार होगा वह स्वर के बाद आएगा। कैसे आ जाएगा, स्वर के बाद आएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ। तो देखिए अभी पीछे ही आया था, ओ कैसा था, कंठोष्ठ, तो औ भी कैसा हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 54, 52, 55। तो ये आपको सभी को पता है कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी पूछने का तरीका देखिएगा अलग है थोड़ा सा। क्या है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? यहाँ मूलतः शब्द लगा दिया, कितने हो जाएंगे, 50, 51, 52, 53। तो कितने हो जाएंगे, 52 ही हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी 52 वर्ण हो जाएंगे। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन सा है, दीर्घ, प्लुत, स्वर, उपर्युक्त तीनों। देखिए स्वर कैसे होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत भी होता है। तो कैसे हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, पाफा हाँ, स्पर्श है, अल्प प्राण, आघोष और निरनुनासिक। देखिए बा जो है निरनुनासिक नहीं है, निरनुनासिक हाँ, अनुनासिक होता है और निरनुनासिक, तो अनुनासिक तो है, ओष्ठ भी है, स्पर्श भी, पाफा बा हाँ है, लेकिन अल्प प्राण और आघोष। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, 1, 3, 5 आता है। अल्प प्राण में 1, 3, 5 आता है, पा फा बा आ जाएगा। लेकिन आघोष में क्या होता है, ऑप्शन ए देख रहे हैं, आघोष में क्या होता है कि पहला और दूसरा आता है, पा फा बा, बा क्या हो गया, तीसरा, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब घोष के अंतर्गत बा आता है बा, अल्प प्राण भी हो गया, स्पर्श हो गया, तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन यहीं से देखा गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। क्या, बी हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर या, पा, रा और ला। तो जो है अर्धस्वर यहाँ पे या हो जाएगा। क्या, अर्धस्वर 2 होते हैं, या और वा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? आपको बताना है कि महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से पहला या दूसरा वर्ण आते हैं। देखिए पहला और दूसरा वर्ण नहीं आता है। पहला दूसरा वर्ण किस में आता है, आघोष में आता है, यह आपको ध्यान देना है। किसमें, आघोष में। दूसरा और तीसरा इस प्रकार से कहीं आता ही नहीं है। दूसरा और चौथा, पहला और चौथा आता नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। हमें बताना है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। देखिए
जो भी होता है हमारे मुख से ध्वनि ही निकलती है। क्या? ध्वनि ही निकलती है। लेकिन उन ध्वनियों को लिखित रूप से और क्रम से तो वह क्या होता है? सार्थक हो जाता है। तो सार्थक हो गया तो क्या हो गया? ध्वनि हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 30वां क्वेश्चन है। तो आप सभी साथ दीजिए, जितना हो पाएगा उतना अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण अभी आपको बताया गया था 1, 3, 5 होता है। का खा, खा कैसा है? दूसरा नहीं। ता था दूसरा हो गया, पा फा दूसरा हो गया, लेकिन चा जो है वह पहला है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक प्यार दें, अधिक से अधिक सहयोग करें। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।